हर जिंदगी अपने आप में एक कहानी कहती है। हमारे आसपास के हर इंसान की जिंदगी में कोई न कोई दिलचस्प कहानी जरूर होती है। कोई गुमनाम होती है तो कोई मशहूर होती है। यही वजह है कि सभ्यता की शुरुआत से बॉलीवुड के वर्तमान युग तक कहानियों की बादशाहत कायम है। हर वक्त हर तहजीब में कहानियों का वजूद रहा है। पुराण, पंचतंत्र, जातक कथाओं जैसी अनगिनत किस्से कहानियां सदियों से भारत में न सिर्फ मौजूद हैं, बल्कि महलों से चौपालों तक उनको सुनाने वाले कलाकार भी रहे हैं। मध्यकाल में इस परंपरा में एक नाम और जुड़ा, दास्तान गोई। दास्तान गोई नाम है उस फन का जिसमें दास्तानों को बयान किया जाता है। दास्तानें यानी लंबे किस्से कहानियाँ, ख़ासतौर से ऐसे किस्से कहानियाँ जो कई कई दिन कई कई रातों तक चलें। उनमें जंग का बयान, साहिरी यानी जादूगरों का बयान, इश्क और मोहब्बत का बयान और शायरी, इन चीज़ों से मिल के दास्तानें बनती हैं। दास्तानें दुनिया में बहुत सी सुनाई गई, पर उनमें सबसे मशहूर हुई अमीर हमज़ा की दास्तान। अमीर हमज़ा अमीर बातौकीर साहिब क़िरां बेटे सरदार खाने काबा ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब के हैं और हुजूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा लगते हैं। और इन दास्तानों में उनके मार्कों को, उनके सफ़र को, उनकी मुहिमों को बयान किया जाता है। ये दास्तानें पहले अरबी में सुनाई गईं, फिर फ़ारसी में सुनाई गईं, फिर जब ये हिंदुस्तान जन्नत निशान में तशरीफ़ लाईं तो इनको उर्दू में सुनाने का सिलसिला आगे बढ़ा। हिंदुस्तान की ज़मीन में इस ज़बानी कला को बेहद इज्जत मिली। उस ज़माने के बादशाहों के दरबार में दास्तान गोई की महफिलें होती थीं और अकबर ने इन दास्तानों की बाकायदा चित्रकारी करवाई। मिर्ज़ा गालिब खुद दास्तान गोई के दीवाने थे। उनका तो ये कहना था कि हमज़ा दास्तान के 6 बाब यानी अध्याय और शराब के 16 पीपे, इस ज़िंदगी से मुझे और क्या चाहिए। अंग्रेज़ी हुकूमत की आंधी में दास्तान गोई का फ़न हाशिए पर पहुंच गया और अपनी पहचान खोने लगा। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि अंग्रेज़ों के असर में आके हमने अपनी रिवायतों से मुंह मोड़ लिया। हमने अपनी रिवायतों को कम जाना, उनको हमने बुरा समझा, मायूब समझा। अंग्रेज़ों ने हमको पढ़ा दिया कि ये वल्गर है क्योंकि इसमें वल्गैरिटी बहुत है, और हमारे मुल्लाओं ने भी कहना शुरू कर दिया कि ये तो बहुत वल्गर है। तो अंग्रेज़ और मुल्ला का जो गठजोड़ है उसकी वजह से उर्दू वालों ने इसे बहुत निगलेक्ट करना शुरू किया। फिर दूसरी चीज़ ये हुई कि नई टेक्नोलॉजीज़ आई एंटरटेनमेंट की, सिनेमा आया, मॉडर्न ड्रामा आया। तीसरी चीज़ ये हुई कि ये किताबें पढ़ने के रूप में दस्तयाब हो गई, तो जो आप सिर्फ सुनते थे पहले वो अब आप पढ़ भी सकते थे। तो इन तीनों चीज़ों ने मिलके इसको लुप्त कर दिया। मीर बाकर अली आखिरी मशहूर दास्तान गो थे जिन्होंने इस फ़न को नया मकाम दिया। मीर बाकर अली जो हैं, ना सिर्फ जो उनका रेसिटेशन का आर्ट था और जो दास्तान सुनाने का आर्ट था, ना सिर्फ उनके पास वो था, एक तरह के उनके पास एक्टिंग प्रोवर्स भी था कि वो बात करते करते अपनी आवाज़ बदल लेते थे, अपने आव भाव बदल लेते थे, अपने जेस्चर्स बदल लेते थे, जिससे कि सामने सुनने वालों को ऐसा धोखा महसूस होने लग जाता था कि अगर वो एक शाही डिस्क्रिप्शन सुन रहा है तो उसको लगता था कि ये बादशाह बैठा है, और अगर उसको ये लगता था कि अगर कोई बुढ़िया है तो बुढ़िया है। तो ये समझ में आया कि आवाज़ का जादू होता था, बयान का जादू होता था, और जो एक तरह का अभिनव होता था। तो वो अभिनय करते थे, और ये तीनों चीज़ें मिला के एक तरह से परफॉर्मेंस बनती थी। और यही तीनों चीज़ें जो हैं वो ऑडियंस को बांध के रखती थी, क्योंकि हमें नहीं कोई कुछ सुनने में आया कि कोई म्यूज़िकल अकम्पनीमेंट होता था या कोई प्रॉप होता था या कोई एंट्री एग्ज़िट होती थी, या वो सुना रहे हैं सडनली एक और कोई आदमी किसी और भेष में बदल के सामने से निकल गया। ऐसा कुछ थिएटर की तरह हमने किसी डिस्क्रिप्शन में नहीं सुना है। तो इसका मतलब ये वन मैन शो होता था, और वो खुद सिर्फ अपनी आवाज़, अपने इल्म और अपने अभिनय से ऑडियंस को बांध के रखते थे। उनको कहीं जाना पड़ गया मीर बाकर अली को, तो उन्होंने अपने जो उनका वो था, कहना चाहिए चेला, शागिर्द से कहा कि भाई इस बीच में मैं तो होऊंगा नहीं, मगर ये आपको दास्तान यहाँ सुनाने आना पड़ेगा। उसने कहा साहब मैं संभाल लूँगा। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है, मैंने यहाँ पे छोड़ा है कि बारात जो है वो लड़की के घर पे पहुँची है। उन्होंने कहा ठीक है, बारात यहीं रुकी रहेगी। उन्होंने जो था वो 22 दिन तक उसके चेले ने सुनाया, दास्तान सुनाई, सुनने वाले की तवज्जो 1 मिनट को नहीं हटी, और बारात जो थी वो लड़की के दरवाजे ही के ऊपर खड़ी रही। वो किरदार, जादूगर, बाजीगर और उनकी बनाई तिलिस्म दुनिया
जो कभी हर जबान और जहन में रहते थे, धीरे धीरे धूल की धूल में गुम होने लगे और दास्तान के किरदार सिर्फ पन्नों में समा गए। लखनऊ के मुंशी नवलचंद ने उस वक्त के दास्तान गो को इकट्ठा करके दास्तानें लिखवाकर दास्तानों को छपवाने का काम शुरू किया और पूरी दास्तानें 46 जिल्दों में समाईं और महफूज हो गईं। अगर ये न होती जो छपी हैं 46 वॉल्यूम, तो हम अपने बहुत बड़े ख़जाने से महरूम रह जाते और इसको जो रिवाइव करने की कोशिश हम लोग आज कर रहे हैं, ये बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। रिवाइव कहाँ पे रिवाइव करेंगे आप? कुछ है ही नहीं। जब तक कि अच्छा रिवाइव करने की ज़रूरी बता कि जिस आर्ट को रिवाइव कर रहे हो उसके बारे में इतना मटेरियल मौजूद हो कि हर आदमी उसमें हिस्सा ले सके। और छोटी सी किताब मान लो 200 पेज की, तो क्या आदमी उसको रिवाइव करेंगे? अब यहाँ तो 46 जिल्दें हैं और 2 करोड़ से ऊपर उसमें वर्ड्स हैं, 44,000 उसमें पेजेस हैं, तो उसमें कोई जहाँ चाहे निकाल ले, तो सबको मौका उसके अंदर मौजूद है। इसकी एक हिंदी रूप भी अमर चित्र कथा कहलाती है, वो भी मौजूद है। तो ये सब इनको ये न होते अगर, तो बहुत हमारी गरीबी बहुत गरीब हो जाती है, हमारी पूरी लैंग्वेज, हमारा पूरा कल्चर। ये कुदरत का तयशुदा इंतज़ाम था कि दास्तान गोई की कला को फिर से जिंदा होना था और इसका ज़रिया बने शमसुर रहमान फारूकी, जो कि उर्दू साहित्य के जाने माने आलोचक और साहित्य की दुनिया में एक बड़े व्यक्तित्व हैं। दास्तानों से उनकी मुलाकात महज एक ऐसा संयोग था जो इस खोई कला में दोबारा ज़िंदगी फूंकने का कारण बना। तो हमारी एक शागिर्द हैं और दोस्त हैं जो कि प्रोफेसर हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में, बहुत हमारी तो उनका नाम है फ्रांसिस प्रिचेट। तो डॉक्टर प्रिचेट को शौक़ था कहानियों का, उनकी पीएचडी कहानियों पर है, उर्दू हिंदी की कहानियाँ, किस्सा कहानियाँ। तो उनको कहानियों का शौक़ था, तो उनको मालूम था कि दास्तान अमीर हमज़ा भी कुछ चीज़ होती है, क्या होती है। तो उन्होंने उसका एक 1 वॉल्यूम वर्शन है जो बहुत ही उसके मुकाबले में कमज़ोर है, लार्ज वॉल्यूम के मुकाबले में, उसको उन्होंने कहा हम ट्रांसलेट करेंगे और तू हमारी हेल्प कर दो। तो हमने कहा ठीक है भाई, हम कर देते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल क्लोजली उससे मेरी मुलाकात तब हुई उस किताब या उस कहानी से, जब डॉक्टर प्रिचेट उसको ट्रांसलेट कर रही थी और मैं उनको असिस्ट कर रहा था कि यहाँ ऐसा कर लो वैसे कर लो। तो हमने साहब जब पढ़ना शुरू किया, फिर तो मैं उसमें बिल्कुल उस तिलिस्म कह लीजिए कि तिलिस्म माने वो मैजिकल वर्ल्ड, मैं उसमें बस फंस गया। और फिर उस जादुई दुनिया के ख़जाने की खोज का सिलसिला शुरू हुआ जो कई बरसों तक चला। ओवर द ईयर्स कुछ तो हमने हैदराबाद से मंगाए, कुछ मुरादाबाद इटावा से मंगाए, कुछ बदाऊं से मंगाए, जहाँ अब तो वो लोग बेचारे ख़त्म भी हुआ, बुक सेलर वो रह भी नहीं गए। कुछ लाइब्रेरी से लेके मैंने कॉपी कराए। इस तरह से कुछ मेरे दोस्तों ने मुझे दिए। तो मुझे कोई 20-25 बरस लगे इसको ढूंढने में। दास्तान की खोज पूरी हुई तो एक और खोज शुरू हुई, उस शख्स की जो दास्तान गोई की कला को सीखकर दुनिया के सामने पेश कर सके। इसके लिए चुना गया महमूदुर रहमान फारूकी को, जो कि इतिहास और साहित्य के विद्वान होने के साथ रंगमंच और फिल्मों में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। उर्दू ज़बान की गहरी समझ और अभिनय निर्देशन में पकड़ एक दास्तान गो बनने के लिए सबसे पहली शर्त थी। तो एक दिन उनसे मैंने कहा कि तुम्हें एक चीज़ ऐसी जो और लोगों में नहीं है कि तुमको थोड़ी बहुत फ़ारसी भी आती है और तुमको उर्दू भी आती है, और तुमको एक्टिंग से और प्रेजेंटेशन दोनों से तुम्हें दिलचस्पी है, तो तुम एक काम ये भी करो। तो फारूकी साहब की किताब पढ़ के मुझे एहसास हुआ कि ये क्या चीज़ थी, कितनी बड़ी चीज़ थी। उस पर फिर मैंने उस पर काम करना शुरू किया, सोचना शुरू किया, लिखना शुरू किया। उसके 3-4 साल बाद फिर मुझे एक स्कॉलरशिप मिली सराय एक नाम की एक जगह पे। फिर उसकी मदद से उसके बारे में सोचते हुए पहला शो हुआ दास्तान गोई का दिल्ली में। एक भुलाई जा चुकी कला को दोबारा जिंदगी देना बेहद मुश्किल काम था, लेकिन मुश्किलों से ज्यादा हौसला बुलंद था, क्योंकि महमूदुर रहमान फारूकी की दिलचस्पी अब जुनून की शक्ल ले चुकी थी। आखिरकार सन 2006 में वो दिन भी आया जब दास्तान गोई की महफिल एक बार फिर सजी। नाजों के उठाने वाले साकी, रिंदों को छकाने वाले साकी, आबाद तुझी से अंजुमन है। दास्तानों के नायक खलनायक और उनकी जादुई दुनिया एक बार फिर सबके सामने जाहिर हुए। सहर, अय्यारी, मक्कारी, जादूगरी
बाजीगरी के किस्सों ने एक बार फिर अपने तिलिस्मी राज खोले। रहे मेरे सुखनवर जीनत दिहे बावे कामरानी ऐ जा बने मेरी कहानी मुश्ताक है अहले बज़्म ऐ जा सब देख रहे हैं देर से रात। जब ये दास्तानें आईं दोबारा पब्लिक के सामने तो एक नयापन था उनके अंदर, क्योंकि लोगों ने ये चीज़ें ना देखी थी, ना सुनी थी, ना इनके बारे में वो कुछ जानते थे। तो सडनली इट वाज नॉट अ रिवाइवल इन दैट सेंस, इट वाज अ रीइंट्रोडक्शन, इट वाज समथिंग न्यू दैट वाज कमिंग इन फ्रंट ऑफ देम। शुरुआती दौर में ही यह तय किया गया कि नई दास्तान गोई का अंदाज थोड़ा अलग होगा। इसमें एक के बजाय 2 दास्तान गो रहेंगे। इस पेशकश में महमूद का साथ दिया हिमांशु त्यागी ने, जो कि रंगमंच के कलाकार हैं। फौरन तख्त आगे बढ़ाया और एक गुलदस्ता उठाकर जंगल की तरफ मारा कि पहाड़ों की जानिब से एक जुल्मत मिसले शबे दैजूर पैदा हुई और अंधेरा तमाम आलम में छा गया। कुछ अरसे बाद महमूद को एक नए जोड़ीदार मिले, दानिश हुसैन। दानिश एक मंजे हुए कलाकार होने के साथ उर्दू जबान और साहित्य की समझ भी रखते हैं। सिर्फ चौबोली को देखते रहे। महमूद को हिमांशु की खाली जगह लेने के लिए दानिश हुसैन बिल्कुल ठीक लगे। आँख खुली, कुछ दुनिया उनकी समझ में आई, बड़े चमके बमके, कहने लगे अजी क्या बात है, 108 बार तीर निकाल सकता हूँ, 4 बार बुलवाना कौन सी बड़ी बात है। पर साहब चौकदार कहाँ सुनने वाला था, धक्का मार के सीधे तहखाने में ले गया, चक्की के सामने उन्हें रखा, 4 बोरियां पटकी और कहा पीसो। महमूद ने मुझे पेशकश की कि मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ शामिल हो, दास्तान गोई करो। तो मैंने कहा भाई मैंने देखा तो है और बड़ा लाजवाब आर्ट फॉर्म है, पर मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊँगा, बड़ा मुश्किल काम है। तो कहने नहीं तुम कर लोगे। तो मेरी ज़रा उर्दू भी तंग है, तो कहने लगे नहीं तुम कर लोगे। तो मैंने कहा भाई आपको ज़्यादा भरोसा है। तो मैंने कहा ठीक है, आप कहते हो तो मैं हाँ कह देता हूँ। मैंने पूछा परफॉर्मेंस कब है, तो कहने लगे कि 13 दिन बाद है। तो मेरे तो तोते उड़ गए। 13 दिन में मतलब कुछ तैयार करना, उसके बाद स्टेज पे जाके इतनी मुश्किल दास्तान सुनाना। पर हमने वो 13 दिन बहुत मेहनत करी। कि ठकुराइन शाह ने कोशिश की कि वो अपनी बात ठाकुर शाह के सामने रखें। जौहरी महमूद का हीरा चमकदार निकला। महमूद की संजीदगी और दानिश की धारदार अदायगी ने मिलकर दास्तान गोई को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया। चमक के कहते क्या बात कर रही। दास्तान गोई एक लंबे अरसे की बेहोशी से बाहर निकली तो चंद बदलाव की जरूरत भी महसूस की गई। दास्तान गो का पहनावा और मंच की सजावट को अवधी संस्कृति से लिया गया। अनुषा रिजवी जो हमारी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने कॉस्ट्यूम, चादर, गद्दा, ये सब चीज़ें उन्होंने तय किया कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, कटोरा होना चाहिए, और उन्होंने सब डिज़ाइन किया और उसको सेट किया जो हम आज तक उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। पर हाँ, मोमबत्ती का सेंस था, मतलब अनुषा का ये आइडिया था कि इसको मिनिमल रखा जाए। फिरे मस्त बड़ मारते हर तरफ, चले जिंद बन काटते हर तरफ। लेकिन एक अहम सवाल था, क्या आम दर्शक मुश्किल उर्दू की चाशनी में लिपटी दास्तानों का पूरा लुत्फ उठा पाएगा? क्या दास्तान गोई इतनी दिलकश होगी कि वो भाषाई दीवार की अड़चन से पार जा सकेगी? सिखा मुझको साकी वो अय्यारियां, करूं जाकर वायस से मक्कारियां, न हो हुर्मते दुख्ते रस का ख्याल, बने रिंद का कौल सहरे हलाल, जरा जा फिर मैं कदे को चलो, कि राहे तिलिस्मात दरियाफ्त हो। तो हाजरीन, जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो जान ले कि दास्तान अमीर हमजा नाम है उन दास्तानों का जिनमें अमीर हमजा अमीर बातौकीर साहिब क़िरा के कारनामे बयान किए जाते हैं। लोगों तक उर्दू और ज़्यादा पहुंची तो बहुत दिलचस्पी के साथ उन्होंने उस चीज़ को लिया और बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए वो। साहब, वो खबर आने के बाद जो उनकी नई नवेली दुल्हन यानी छोटी ठकुराइन थी, उन्होंने सबसे कहा कि वो तीर्थ यात्रा को जा रही। दास्तान गोई को दोबारा जिंदगी में संयोग ने बहुत बड़ा किरदार निभाया। एक संयोग से ही नए विषयों को दास्तान गोई में शामिल करने का सिलसिला शुरू हुआ। कुर्ता धोती पहना, कुंडल पहना, साफा बांधा, ठाकुर साहब की तलवार हाथ में ली और उस रंग महल की तरफ पहुंची जहां राजकुमारी चौबोली का महल सवर्ण महल था। वहां पहुंची तो वहां तैनात पहरेदारों ने उनका रास्ता रोका और कहा, अबे घर से लड़के आया क्या है? अबे 17 गुणी 20, एक से एक धाकड़ जवान पहलवान वहां उकड़ू बैठे घोड़े का चारा पीस रहे हैं। बड़ा आया उम्मीदवारी जताने वाला।
पर उन्होंने एकदम उसको नजरअंदाज करके नगाड़े पे चोप दी। शहर भर में ये खबर फैल गई कि एक ऐसा कमसिन नौजवान जिसकी अभी मसें भी नहीं भीगी हैं, चौबोली का हाथ जीतने आया है। जब हमने ये दास्तान सुनाई तो बेन सिंह की फैमिली वहाँ मौजूद थी। बन सिंह की हमारे कुछ साथी थे, मनीषा सेठी और दीगर लोग जो उसी पार्टी के साथ काम करते हैं, उन्होंने हमको उस केस के बारे में बताया। तो फिर हमने तिलिस्म का जो अमर अय्यार की स्टोरी थी, उसी स्टोरी में उसको बुन दिया कि अमर अय्यार है, तिलिस्म में जा रहा है, उसको पता चलता है कि एक तिलिस्म में पंजाब है, वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हालात हैं, वहाँ मज़दूरों के साथ क्या हो रहा है, कोई आवाज़ उठा रहा है तो क्या हो रहा है। तो ज़्यादातर आपको दास्तानी दुनिया में मिलेंगी वो लव एंड एडवेंचर, लव एंड वॉर के बारे में होती थी। हिंदुस्तान जब दास्तानें पहुंची तो हिंदुस्तान के दास्तान गोयों में उसमें 2 एलिमेंट्स और शामिल कर दिए। तो एक एलिमेंट उन्होंने डाला तिलिस्म, यानी जादुई दुनिया या मैजिक। तो हाज़रीन, एका और अजनबियत का एहसास हकीकत भी है और तसव्वुर भी। इकट्ठा होकर भी अलग अलग हुआ जा सकता है और अलग अलग रहकर भी साथ साथ रहा जा सकता है। अब दास्तान गोई को फैंटेसी की दुनिया से निकालकर हकीकत की ज़मीन पर लाने की कोशिशों का आगाज़ हुआ। हमजा की कहानियों के साथ समसामयिक विषय भी उठाए जाने लगे। में लोगों की तकसीम मुज़मन है, यानी उनके मकान की, जायदाद की, ज़र की, माल व असबाब की, तहजीब की, तारीख की, अदब की, नए अंदाज को एक नई ज़बान दी गई। परंपरागत हमजा दास्तानों की ठेठ उर्दू की जगह नई दास्तानों की ज़बान आम बोलचाल की हिंदुस्तानी रखी गई, जिसमें ज़रूरत पड़ने पर बोलियों को भी पिरोया जाता है। कुर्बानी की और तारीख राहों पे मारे जाने की। तो गुलगुना कशाने आरिज़े शाहिदे बयान इस तरह फरमाते हैं कि बर्रे सगीर हिंदुस्तान जन्नत निशान में जब तकसीम और बंटवारों का सिलसिला शुरू हुआ तो इसके पाक बदन के रोए रोए ने मचलना शुरू किया। ये फॉर्म जो है कहानी सुनाने का, इसको इस्तेमाल करते हुए बहुत तरह की कहानियाँ सुनाई जा सकती हैं। तो उस लिहाज से हमने बहुत सी कहानियाँ बुनी हैं, गढ़ी हैं, अपनी तदवीन की हैं, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं कंपाइल की हैं। यानी पार्टीशन पे एक दास्तान सुनाई है, बंद सिंह पे सुनाई है, सेडिशन पे विनायक सेन के इर्द गिर्द एक दास्तान बनाई है, अभी मंटो साहब पे मंटोयत करके एक दास्तान मैंने कंपाइल की, राजस्थान की एक फोक स्टोरी चौबोली को लेके अडेप्ट किया मैंने, टैगोर के घोड़े बैरे को अडेप्ट किया नॉवल को दास्तान के फॉर्म में। तो ऐसी कई 6-7 कहानियाँ हैं अलग नौइयत की जो हमने सुनाई हैं। वो दारू पिला साक़िये में परस। दास्तान गोई की कला में ऐसा गजब का आकर्षण था कि इसकी जादुई दुनिया का असर लोगों पर होने लगा। फिरे मस्त बड़ मारते हर तरफ, चले रिंद बन कारते हर तरफ, तेरे फैसे हूँ मैं जादू कलाम, फसूं साज मशहूर हो मेरा नाम, वो फिक्रे मैं दूं जाहिदे खुश्क को, चले मैं कदे की तरफ मस्त हो, सिखा मुझको साकी वो अय्यारियाँ। जल्द ही दास्तान गोई के कारवां में नए लोग जुड़ने लगे। दर्शकों की भीड़ में कुछ लोग सचमुच दास्तान सुनने आए, कुछ देखा देखी आए, कुछ वाह वाह करके लौट गए, तो चंद ऐसे भी थे जो इस फन के कुछ ऐसे दीवाने हुए कि उन्होंने दास्तान गोई के कारवां में जुड़ने का फैसला कर लिया। उस वक्त जो उसको देखा था, तो मतलब उन्होंने किया, तो मुझे लगा कि यार बड़ी कमाल की चीज़ है कि इसमें आपको अपनी ज़ुबान से आपको जो पब्लिक सुन रही है उसको बताना है कि आपने क्या बोला। आपका डिलीवरी होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि वो समझ जाएं, उनको मालूम है कि इसका मतलब, वैसे नहीं मालूम कि ये इसका मतलब ये है, लेकिन आपने उसको कहकर उसको बता दिया कि इसका मतलब ये है। तो ये मुझे बड़ा चैलेंजिंग लगा और मुझे लगा कि यार ये तो मुझे करना है। जुड़ाव ज़बान के साथ हुआ और फिर अदायगी जो है वो धीरे धीरे सीखते सीखते यहाँ तक पहुँचा और अभी कोशिश कर रहा हूँ कि और आगे बढ़ूँ इसमें। दास्तान अमीर हमजा की 46 जिल्दों में इतनी दास्तानें हैं कि अगर इन्हें 2 लोग सुनाने बैठें और हर दिन एक दास्तान सुनाई जाए तो इसे मुकम्मल होने में 13 साल का वक्त लग जाएगा। महमूद और उनके साथी नए लोगों को अपनी टीम का हिस्सा बनाने में जुटे हैं। सच के हिस्से में इसके तहत नए शागिर्दों को बाकायदा ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इस तरह दास्तान गो की एक नई पीढ़ी तैयार हो रही है। फिर सुरताल कबीरा छेड़ो फिर सुरताल। जिसकी मेहनत है, जिसकी लगन है, जो आ रहा है करने, वो काम करे। मैं उसको वक्त देता हूँ अपना, देखता हूँ वो कहाँ तक जाता है, क्योंकि ये तो आप तय नहीं कर सकते ना कि
कि कौन कितनी दूर तक जाएगा आपके साथ और कौन कहाँ कहाँ जाके किन किन हालात में शो करने को तैयार हैं। तो वो लोग आए, चलते रहें। अब तो हमने किताब भी निकाली है, होपफुली टाइम विल कम जब मेरी ज़रूरत नहीं होगी लोगों को। किताब देख के दास्तानें याद कीजिए और सुनाइए। दास्तान कहने वाले बढ़े तो सुनने वाले भी बढ़े। दायरा दिल्ली से बाहर भी पहुंचा। आज दास्तान गोई का फन हिंदुस्तान के अलावा पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे पड़ोसी मुल्कों के अलावा अमेरिका और ब्रिटेन में भी दास्तान गोई को सराहा जा रहा है। पश्चिमी देशों में इसको लोकप्रिय बनाने में मशहूर इतिहासकार और दास्तान गोई से जुड़े विलियम डेलरिम्पल ने काफी योगदान दिया है। कनीजें, कश्तियां सामान और जेवर के सामने लाईं। जैसा कि रिवाज है, सती होने से पहले सती को दुल्हन बनाया जाता है। कश्तियां सामान और जेवर के सामने आईं। हिलाल ने अपनी जुल्फों को संवार कर और बालों को बिखेर कर पुश्त पे डाला। हर बाल में मोती पिरोया। टूटने लगी कि असलम के दिल पे बन गई। मिन्नत पजीर हुआ, पांव पे गिरने लगा, हाथ जोड़ के समझाने लगा। जाने मन, अरे अय्यार यहाँ अगर किसी की भी सूरत बना के आएगा मैं उसकी जान ले लूंगा। वो अगर अफरासियाब भी बन के आया ना तो भी मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो असली अफरासियाब क्यों ना हो। जाने मन, और अगर वो तेरी सूरत बन के आया तो इस वक्त मेरे हाथ से वो जिल्लत उठाएगा ना कि जिंदगी भर याद रखेगा। दास्तान गोई को एक नई जिंदगी देने में इंटरनेट ने भी काफी अहम किरदार निभाया है। दास्तान गोई से जुड़े ब्लॉग के जरिए भी काफी लोग इस जबानी फन को जाने और इसके नजदीक आए। इसके अलावा महमूद फारूकी ने मोहम्मद काजिम के साथ मिलकर दास्तान गोई पर एक ऐसी किताब भी लिखी है जिसे दास्तान गोई में दिलचस्पी रखने वाले खुद याद करके भी सुना सकते हैं। करूं पहले तौहीदे यज़्दा रकम, झुका जिसके सजदे को अव्वल कलम। दास्तान गो एक सहज और मंजे हुए अदाकार की तरह किरदारों की जिंदगी में उतरकर उन्हें इस तरह सामने लाता है कि पूरी कहानी किसी फिल्म की तरह सामने दौड़ती रहती है। दोनों दास्तान गो की जुगलबंदी कमाल की होती है। दोगला समाज, सियासी दांव पेच, सच झूठ को बेनकाब करते मजाकिया तंज हंसाते तो हैं, वहीं दिल की तह में उतरकर कुरेदते भी हैं। दर्शक कभी हैरत में पड़ते हैं तो कभी वाह वाह कर उठते हैं। लिखे किस तरह हमदे परवरदिगार। दास्ताने गोई भी बहुत सुंदर चीज़ लगी। स्टोरी टेलिंग है, बहुत ऑरेशन स्किल्स हैं, तो देखने में मज़ा आता है। और वही जो खूबसूरती इसकी सबसे बढ़िया एक रॉयलनेस और एक इतिहास से जो इसका जुड़ाव है वो देखने को मिलता है, तो बहुत खूबसूरत लगता है। कहानियों में चौबोली को शामिल करना अपने आप में नई बात थी और मुझे बहुत पसंद आई। विजय दान देथा की कहानी को दास्तान गोई में पेश करने के लिए जिस तरीके से नए रंग में उसे ढाला गया वो भी काफ़ी सफल प्रयोग था। मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे एक बार नसरुद्दीन शाह के द्वारा पेश किया गया दास्तान गोई की महफिल अटेंड करने का मौका मिला। वो उन्होंने 3 कहानियाँ अब खुद बीवी और उनकी बेटी ने सुनाई। वो कहानी सुना रहे थे स्टेज के ऊपर अकेले, लेकिन लग रहा था जैसे कि हमारे सामने एक पूरा प्ले पेश किया जा रहा हो। पर जब भतीजी का इसरार बरकरार रहा तो ठकुराइन शाह ने 108 बार नथ से तीर निकलने की सारी रुदात भतीजी को बता दी। अब जैसे ही भतीजी को पता चला वो बोली, है जीजी, अगर मेरा शौहर मेरी नथ से 108 तीर निकाले तो मैं तो उसे घोड़े का चारा खिलवाऊं, अपने पैर का धोवन पानी पिलवाऊं और मुश्के कसवा के मसहरी के 1 गिट 7 चक्कर लगवाऊं। अजी ये बात ठकुराइन शाह के दिल में तीर की तरह जाके लगी। पर साहब उनकी कहाँ ये मजाल कि वो ठाकुर शाह के सामने ये बात रखें। अजी बड़ी लोगन के औरतन का तो यही काम होता है कि घूंघट काट के चुपचाप मर्दन के पीछे चलना। सब एक दिन क्या हुआ कि पूस का महीना था, कड़कड़ाके की ठंड थी, 14वीं का चांद अपनी आबोताब से जलवागर था। ठाकुर शाह उस चांदनी रात में जब अपने रंग महल में दाखिल हुए तो उस खूबसूरत निखरी चांदनी को देख के उनके दिल में ये मासूम सा ख्याल कौंधा कि हाय अगर इस चांदनी रात में नथ से तीर निकाले जाएं तो क्या ही अच्छा। दास्तान गोई की कला का फिर से जिंदा होना एक उम्मीद जगाता है कि जल्द ही दास्तान अपने सफ़र के चक्र को पूरा करेगी। इसमें हिंदुस्तान की तारीख होगी,
कालिदास का साहित्य होगा, होमर की ओडिसी होगी, संतों सूफियों की बानी और कथाएं होंगी। साथ ही होगी वो तिलिस्मी दुनिया जिसमें हैरान कर देने वाले अय्यार और साहिर होंगे और उनके हैरत अंगेज कारनामे होंगे। साथ ही होगी एक नई पीढ़ी। फिर दास्तानें सुनाई जाएंगी जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर, गांव की चौपालों पर।